जय हिंद गाइस, वेलकम बैक। अभी जो बीमारी पढ़ेंगे उसका नाम है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट की जेनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से खासियत ये होती है कि 50% चांस होता है कि ये अगली जनरेशन में भी एक्सप्रेस हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अभी ये इंडिविजुअल है, 50 साल की इनकी उम्र है और इन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है और इनके 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो बेटा तो बिल्कुल नॉर्मल होगा और बेटी को हो सकता है कि फ्यूचर में जाके पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के फीचर्स उनके फादर जैसे आ जाए, जिसकी वजह से जैसे फादर को भी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट हो गई है या डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, वैसे ही इनकी बिटिया को भी, बेटी को भी फ्यूचर में जाके, वो जरूरी नहीं कि बेटे को होगा, बेटे को भी हो सकता है, बट मैंने बोला 50% चांस है अगली जनरेशन में जाने का। तो मैंने बोला एक बच्चे को ये डिजीज प्रेजेंट होगा और इनकी बिटिया को भी जो प्रॉब्लम होगी वो बचपन में नहीं होगी, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे ग्रो करेगी, फिर वो अपना कॉलेज जा रही है, फ्यूचर में उसकी मैरिज हुई, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन 30 से 45 ईयर्स की एज के बीच में जाके इनके बिटिया को भी सेम सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। वो सिम्टम्स क्या होंगे? तो देखो, जो इसमें किडनी में सिस्ट होते हैं, उन सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और जब ब्लीडिंग होगी तो जो प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से किडनी के जो नर्व एंडिंग्स हैं वो स्ट्रेच होंगे और नसों में स्ट्रेचिंग होगी, खिंचाव होगा, तो पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन। तो देखो, इनके जो सिम्टम्स होते हैं इनिशियली वो तो होते हैं रिकरेंट एब्डोमिनल पेन के। वो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन का मैंने रीजन बोला कि देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ ब्लीडिंग इन द सिस्ट्स। देयरफॉर जब ये डॉक्टर के पास जाएंगे एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट लेके, तो वो इनको पेन किलर लिखेगा, लेकिन रूटीन पेन किलर से इनके पेट दर्द में आराम नहीं आता। तो क्योंकि रूटीन पेन किलर से आराम नहीं आता तो फिर इन पेशेंट्स को डॉक्टर ओपिएड्स लिख देते हैं। और ओपिएड्स जब रेगुलरली यूज करा जाए 30 साल की उम्र से लेके ऑनवर्ड्स, तो इन पेशेंट्स में बहुत बड़ी ओपिएड एडिक्शन हो जाती है। दैट इज वाई जो एज अ नर्सिंग ऑफिसर जब आप नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं अबाउट दिस कंडीशन, तो स्पेशली इन पेशेंट्स से हमने पूछना होता है कि भाई दिन का कितना पेन किलर खाते हो, क्योंकि ओपिएड्स के बिना इनको क्रेविंग होती है। तो ये बिना जब भी ओपिएड्स खाते रहते हैं तो ओपिएड एडिक्शन इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम इन दिस कंडीशन। प्लस क्योंकि इस पेशेंट में किडनी की बनावट में खराबी है। वो कैसी है वो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। देखो, किडनी का साइज बड़ा है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ में कंपैरिजन बेसिस पे देखो, जैसे अगर हम किडनी का कभी भी कट सेक्शन देखते हैं तो आप देखोगे कि किडनी में अंदर कैलसिस होते हैं। मैंने स्टोन्स में भी बताया था कि हर किडनी में 5 से 7 कैलसिस प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेडुला। तो मैं यहाँ अल्फाबेट सी से लेकर ये कॉर्टेक्स होता है, ये अंदर वाले हिस्से को मेडुला बोलते हैं। देन सब्सिक्वेंटली पेल्विस ऑफ द किडनी और एक्सक्रीटरी वाला यूरेटर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इस पेशेंट में क्या होगा कि एक तो पहले तो किडनी का साइज ज्यादा बड़ा है। बड़ी किडनी तो ठीक है, बड़ी किडनी तो ठीक है, लेकिन साथ में दिक्कत क्या है कि किडनी के पैरेन्काइमा में मल्टीपल ऐसे सिस्ट हैं। ये सिस्ट मतलब यहाँ पे किडनी का टिश्यू है ही नहीं, ये एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अगर ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो किडनी किडनी का साइज तो बड़ा है पर फिल्ट्रेशन तो कर नहीं पा रही ना। रिपीट अगेन, अगर किडनी में ये एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, अगर ये एरिया में डैमेज है, डिस्ट्रक्शन है, इसमें सिस्ट प्रेजेंट है, तो ये वाला हिस्सा तो काम ही नहीं कर रहा ना। काम नहीं कर रहा तो जीएफआर कम होने की वजह से इन पेशेंट्स में रेनिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो इन्हें हाइपरटेंशन भी हो जाएगी। तो इन्हीं की बिटिया को फ्यूचर में जिससे रिकरेंट एब्डोमिनल पेन के एपिसोड्स रहते हैं, क्योंकि इनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, क्योंकि किडनी में सिस्ट है, क्योंकि काम तो कर नहीं रही, क्योंकि किडनी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो रैस सिस्टम एक्टिवेट होगा, रेनिन की मात्रा बढ़ी हुई होगी, और रेनिन की मात्रा बढ़ी होने की वजह से इन पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी रहने लगेगा। और जब इनका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन किया जाएगा तब ये मल्टीपल सिस्ट हमें अल्ट्रासाउंड में, या अगर सीटी स्कैन प्लेन भी किया जाए, प्रेफर्ड है कि इसमें अल्ट्रासाउंड किया जाए, हमें रेडिएशन की जरूरत ही नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पे मल्टीपल सिस्ट्स आपको बोथ इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला मिलेंगे। कहने का मतलब, इस डायग्राम को समझाने का मतलब ये था कि किडनी का साइज बड़ा है मतलब ये नहीं है कि किडनी का फंक्शन बेटर है। ये एक डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, एनलार्ज्ड किडनी है और ये जेनेटिक रीजन की वजह से, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इन इनहेरिटेंस होती है। इसके अलग अलग जीन्स होते हैं। इनफैक्ट जेनेटिक स्टडीज से इसको नेक्स्ट को सिर्फ सुन लीजिएगा, नेक्स्ट बोलूंगा उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में एबनॉर्मल जीन्स होते हैं, जैसे पीकेडी1 जीन, पीकेडी2 जीन, जो कि हम जेनेटिक स्टडी से ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं। वो पीकेडी1 जीन जो होता है इस कंडीशन में वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, जो पीकेडी2 जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है। ये मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, आजकल हम हर बीमारी का रिसर्च करके पता लगाते हैं वो क्यों होती है, क्योंकि एक पेशेंट भी आपसे हमेशा पूछेगा कि सर ये डिजीज मुझे क्यों हो रहा है, तो जेनेटिक आपके क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट है। तभी एक फादर साहब को भी है और इनके बेटे या बेटी दोनों में से एक को, मतलब 50% चांस है कि अगली जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाएगा। और दोनों को सेम कंप्लेंट स्टार्ट हुई यंग एज पे, उन्हें रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अल्ट्रासाउंड अगर करवाया नहीं तो डायग्नोसिस हुआ ही नहीं, और पेट दर्द की वजह से ओपिएड्स इनको लिख रहे थे, ट्रामाडोल की गोली रोज खाते थे। फिर इनका बीपी डिटेक्ट होना शुरू हो गया कि बीपी ज्यादा आना शुरू हो गया, क्योंकि किडनी डैमेज है। तो इन पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का रिस्क जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। उसके वजह से तेज बुखार आएगा। तो पाइलोनेफ्राइटिस जब भी होता है तो एमसीक्यू में कैसे पता चलता है कि पाइलोनेफ्राइटिस होता है? तेज बुखार के साथ में एक वर्ड लिखा होता है। देखो, एक तो होता है सिस्टाइटिस, मतलब यूरिनरी ब्लडर का इन्फेक्शन, पर अभी मैं पाइलोनेफ्राइटिस बोल रहा हूँ, मतलब किडनी के पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन। तो हमेशा ये वर्ड लिखा होता है कॉस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस। कॉस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस मतलब जहां पे हमारा रिब केज पीछे खत्म होता है, रिब्स खत्म होते हैं, जस्ट उसके नीचे जहां पे हमारे रिब केज है बैक साइड पे, जहां पे वो खत्म होता है उसको कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल बोलते हैं। उस कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल पे जब आप हाथ रखोगे तो वहां पे सिवियर पेन प्रेजेंट होगी। ये जो फीचर मैंने आपको बताया, इसको दीज आर टू इंपॉर्टेंट। देखो, बुखार तो आना ही आना है इन्फेक्शन में, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ में कॉस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस लिखा हुआ है तो मतलब इस पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस प्रेजेंट है। तो क्योंकि इसको बार बार यूटीआई हो रहा है,
तेज़ बुखार आता है, साथ में इसको कॉस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस होती है, एंटीबायोटिक से ठीक होती है, फिर साथ में हाइपरटेंशन की दिक्कत भी है, पेन किलर देने पड़ रहे हैं एब्डोमिनल पेन के लिए। तो जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो अल्ट्रासाउंड में किडनीज़ इतनी बिग है कि पूरी की पूरी पेरिटोनल कैविटी को किडनीज़ ही फिल कर रही हैं। अब बिफोर मैं इस डिज़ीज़ के लिए कुछ आगे बोलूँ, मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जब भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो पुरानी किडनीज़ को निकालते नहीं। जब भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो पुरानी किडनीज़ तो वहीं की वहीं रहती है, नई किडनी को राइट इलियाक फोसा में लगाते हैं। ये मैंने किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसके रैशनल भी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉर्मली जब भी ट्रांसप्लांटेशन करती है तो पुरानी किडनी निकालने की जरूरत ही नहीं, वो तो काम ही नहीं कर रही, उसको निकालेंगे क्यों? लेकिन जो नई किडनी है उसको राइट इलियाक फोसा में लगा देते हैं ताकि वो ब्लैडर की भी कंट्रोल क्लोज रहती है और यूरिन बनाती रहेगी और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट होते रहेंगे। तो नॉर्मली ओल्ड किडनीज आर नेवर रिमूव्ड एंड न्यू किडनीज प्लेट इन राइट इलियाक फोसा। लेकिन ये जो अभी मैं कंडीशन आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें हमेशा किडनी ट्रांसप्लांटेशन जब करते हैं तो साथ में बायलैटरल नेफ्रेक्टमी करनी पड़ती है, दोनों पेनफुल एंड लार्ज किडनीज, क्योंकि पेनफुल है ना। तो जैसे अगर किसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में किडनी में कोई पेन तो है नहीं, तो पुरानी किडनी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इकलौती ऐसी कंडीशन है, ये इकलौती ऐसी कंडीशन है जहां पे आप एमसीक्यू में या किताब में पढ़ते हो कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के साथ साथ में पुरानी किडनीज को निकाल दिया गया, दैट इज बायलैटरल नेफ्रेक्टमी विच इज डन अलॉन्ग विद किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन दिस कंडीशन। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पेनफुल एंड लार्ज किडनीज हैं जो कि ओपियोइड एडिक्शन पेशेंट में करवा रही है। इसके साथ साथ में मतलब ये तो रूटीन चीजें, इनमें इवन किडनी क्योंकि मेलफॉर्म्ड है, डैमेज किडनी है, तो पथरी का जो रिस्क होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो वो पूछ सकता है कि इसमें कौन सी प्रकार की पथरी यूजुअली मिलती है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कॉमनेस्ट टाइप ऑफ किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। लेकिन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के मरीज में कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं होता। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के मरीज में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन नहीं होता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में फैदर यूरिक एसिड यूरेट स्टोन्स का जो रिस्क होता है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, जो कि डिफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में यूरेट स्टोन्स आंसर करेंगे। इन पेशेंट्स के डायग्नोसिस के लिए हमें सीटी स्कैन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे अगर कॉर्टेक्स और मेडुला, बाहर वाले हिस्से को सी मतलब कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं, तो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में सिस्ट प्रेजेंट होंगे। एंड वंस द डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन इज मेड, हम जेनेटिक स्टडीज भी कर सकते हैं, तो नर्सिंग इंटरवेंशंस पढ़ते हैं। पहला इंटरवेंशन तो सिंपल सा है कि भाई पेशेंट को बताना है कि भाई आपने डायरी मेंटेन करनी है और अस्पताल में आना है अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है, हेमाचूरिया, क्योंकि अगर सिस्ट में ब्लीडिंग होगी तो अल्टीमेटली वो हेमाचूरिया के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है, तो कोला कलर यूरिन का डॉक्यूमेंटेशन। फिर जब ये पेशेंट हमारे पास आएंगे तो हम इनका एस्टिमेटेड जीएफआर, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं जिससे हम इन पेशेंट्स का एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल जो जीएफआर होता है वो होता है 125 ml पर मिनट, पर अगर जीएफआर जो है वो 15 ml पर मिनट से कम हो जाए, नॉर्मल तो मैंने बोला था कि एस्टिमेटेड जीएफआर की वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट, पर अगर वो 15 ml पर मिनट से कम हो जाए तो हम वर्ड बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज होने से पहले ही हम इन पेशेंट्स के लिए डिसाइड करेंगे कि क्या इनका डायलिसिस किया जाए या ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। ट्रांसप्लांटेशन के लिए तो डोनर चाहिए, प्लस साथ में दोनों किडनीज रिमूव करेंगे, तो कई पेशेंट तो मना कर देते हैं ऑपरेशन नहीं करवाना। तो अगर ऑपरेशन नहीं करवाना तो फिर हेमोडायलिसिस कराना पड़ेगा, जो कि हफ्ते में 3 बार करवाना पड़ता है। एक सेशन डायलिसिस का 4 घंटे का होता है। तो इन पेशेंट्स में हर विजिट पे हम इनका जीएफआर कैलकुलेट करते हैं। जब स्टार्टिंग पेशेंट आएगा तो हो सकता है जीएफआर हो 60, लेकिन अगले साल जब आएगा फॉलोअप में 45 हो गया, फिर 30 हो गया। तो जब ये जीएफआर कम होता रहता है तो आपको फाइल मेंटेन करनी है इसकी। एज अ नर्सिंग अफसर आप फाइल में हर बार देखोगे हर साल में जीएफआर की वैल्यू कम होती जा रही है, और जैसे ही वो 30 के आसपास पहुंचती है तो हम इनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई देखो या तो ट्रांसप्लांटेशन करवा लेना, और अगर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना तो फिर आपको डायलिसिस करवाने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि नहीं करवाओगे तो एंड स्टेज रीनल डिजीज में हो जाओगे, और एंड स्टेज रीनल डिजीज में फिर यूरेमिक पेरिकार्डिटिस हो जाता है, यूरेमिक मलेना हो जाता है, एनसेफेलोपैथी हो जाती है, यूरिया इतना बढ़ जाएगा कि ब्रेन को डैमेज कर देगा, यूरेमिक एनसेफेलोपैथी से अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। सो देयरफॉर हमें इनका जीएफआर रेगुलेट करना है। प्लस इन पेशेंट्स में यूजुअली जीआई ट्रैक्ट में भी बनावट में खराबी होती है। इनके जीआई ट्रैक्ट की जो बनावट है, इनकी किडनी की बनावट में तो खराबी होती है, इनके इंटेस्टाइन की बनावट में भी खराबी होती है। इंटेस्टाइन की बनावट में जो डिजीज इन पेशेंट्स में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डाइवर्टिक्यूलोसिस, और इस डाइवर्टिक्यूलोसिस की वजह से इन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रहती है। जी हाँ, इस डिजीज में किडनी की बनावट में तो प्रॉब्लम है ही है, इंटेस्टाइन भी डिफेक्टिव बना होता है जिसकी वजह से एक डाइवर्टिक्यूलोसिस हो जाता है, और इस डाइवर्टिक्यूलोसिस की वजह से स्टूल बहुत हार्ड होता है। इसलिए हम रेगुलरली इन पेशेंट्स को स्टूल सॉफ्टनर्स भी दे रहे होते हैं, साथ में पानी ज्यादा पीने के लिए, इस सब लेने के लिए बोलते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन वाला इफेक्ट मेंटेन या मैनेज रहे। फिर आपने असेस करना है फॉर ओपियोइड एडिक्शन, मतलब सिंपली पूछना है कितनी ट्रामाडोल की गोलियां खाते हो। डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन हो गया या फिर कोडीन हो गया या फिर ट्रामाडोल हो गया, सारे ओपियोइड्स हैं, तो उसे पूछना कि कितनी टैबलेट्स खा रहा है, क्योंकि अगर वो दिन की 2 या 3 टैबलेट्स खा रहा है तो दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न, ना कि भाई इसको इतना पेन हो रहा है तो फिर ऑपरेशन करवा लो। अगर इतना ही पेन हो रहा है तो बायलैटरल नेफ्रेक्टमी करा लो ना। तो वाई एज अ नर्सिंग अफसर आपको असेस करना है इसकी, आप अल्टीमेटली मदद करें हमारी मेडिकल टीम की टू असेस कि भाई क्या इसको, एटलीस्ट हम बताएंगे तो सही ना ऑपरेशन करवा लो। वो बात अलग है कि पेशेंट बोले जी नहीं करवाना, तो दैट्स अ सेपरेट इशू, बट एटलीस्ट अगर हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि यार इतना पेन किलर खा रहे हैं फिर भी, और रूटीन पेन किलर नहीं देने इनको, रूटीन पेन किलर नहीं देने, रूटीन पेन किलर से तो जीएफआर और ज्यादा कम होता है। जो कॉक्स 1 इनहिबिटर होते हैं ना गाइस,
जो कॉक्स-1 इन्हिबिटर्स होते हैं, वो तो जीएफआर को और ज़्यादा कम करते हैं, तो इनको रूटीन पेन किलर नहीं देने हैं। आपने साथ में अगर पेट में दर्द रहता है, तो वो आप ड्राई हीट लगवा देंगे, ड्राई हीट से थोड़ा आराम मिलता है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाती है, बट एज़ सच वो डेफिनिटिव ट्रीटमेंट नहीं है। मेन इनका आपका रोल जो है, वो एक तो है असेस फॉर ओपिएड एडिक्शन और दूसरा इसको मेंटली प्रिपेयर करना है, कि भाई अल्टीमेटली आपका या तो ट्रांसप्लांटेशन होगा और ट्रांसप्लांटेशन में आपकी जो खराब किडनीज़ है, वो निकाल दी जाएँगी। मोस्ट पेशेंट्स जब इसको सुनते हैं ना कि खराब किडनी को निकाल दिया जाएगा, दे टेंड टू एग्री टू व्हाटएवर वी आर सेइंग, क्योंकि वो पेन से इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया ये जेनेटिक डिजीज़ है, तो ये बताएँगे कि हमारे दादाजी को भी ऐसी किडनी की प्रॉब्लम थी, तब शायद मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उनकी किडनी फेल हो गई थी और फिर उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन अब तो देखो मतलब इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इनकी जो बिटिया है अगर उसको 30 साल पे हम डायग्नोसिस कर लें और अगर हम इंटरवेंशंस ये सारे प्लान कर लें, तो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते। देखो जेनेटिक डिजीज़ आप भगवान तो बन नहीं सकते, अगर जेनेटिक डिजीज़ है तो इसकी इनकी जो जैसे इस इंडिविजुअल का था, इनकी बेटी को था, तो इनका आगे बच्चा होता है, उसको भी सेम डिजीज़ हो सकता है। एंड मैंने बोला 50% चांस है, तो हम आप सब्सिक्वेंटली हमें जेनेटिक स्टडीज़ करके पीकेडी1, पीकेडी2 जीन के लिए पीसीआर अवेलेबल है, तो हम बता सकते हैं कि इनके जो बच्चा, हम वेट नहीं करेंगे कि इनके बच्चे की उम्र 30 साल की होगी, इसकी बिटिया की अभी उम्र जो थी लेट मी से 10 साल है। फ्यूचर में उसकी मैरिज हुई, फिर उसका डायग्नोसिस हुआ, अब वो प्रेग्नेंट हुई, तो अगर उसके बच्चा जो हुआ, उसमें मतलब तीसरी जनरेशन, ग्रैंडफादर को था, फादर को था, डॉटर का था, उसके आगे, तो जो मतलब टेस्ट है वो पीसीआर है। पीसीआर से हम हर जनरेशन में पता लगा सकते हैं कि भाई ये जेनेटिक डिजीज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके बेसिस पे फिर हम सब्सिक्वेंटली इंटरवेंशंस यहाँ पे कर सकते हैं। मैं प्रीनेटल डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा गाइस, मैंने बोला कि बच्चा इनका पैदा हो गया, उसके बाद अगर हमें पता लगाना है, तो हम वजन वेट नहीं करेंगे 30 साल पे जाके फिर सिस्ट डेवलप हो रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे पॉलीसिस्टिक। जेनेटिक डिजीज़ के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट द कंडीशन कैन बी मेड एंड सीरियल मॉनिटरिंग कैन बी डन सो दैट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस इन पेशेंट्स के लिए करे जाए। तो आपको जो मेन यहाँ पर याद करना है वो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 है। इनफैक्ट जो सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है ना इस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो है कि कौन सी कंडीशन होती है जहां पे ट्रांसप्लांटेशन के साथ में पुरानी किडनीज को निकाल दिया जाता है, बायलैटरल नेफ्रेक्टमी, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एडीपीकेडी, लॉन्गिश नेम है। इस एडीपीकेडी को आपने किडनी का साइज देखे ना, ग्रॉसली एनलार्ज किडनी है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल साइज किडनी, इसको आपने हाइड्रोनेफ्रोसिस से मिक्सअप नहीं करना। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? तो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे किडनी का रिप्रेजेंटेशन फिर से दे रहा हूँ, ये कैलसिस है, ये पेल्विस है, एंड देन इज द यूरेटर ऑफ द पेशेंट। और पेशेंट को एक स्टोन था जिसका साइज लेट मी से 1 सेंटीमीटर था, तो वो यूरेटर में जाके फंस गया। तो अब क्योंकि यूरिन तो आगे जा नहीं पाएगा इस वाली साइड पे, तो आप नोटिस करोगे कि पर्सन का जो किडनी है, मैं थोड़ा डायग्राम मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो अब हम नोटिस करेंगे कि पेशेंट की ये जो किडनी है उसमें ऐसे डायलिटेशन डेवलप हो जाएगा। तो अभी जो मैंने दिखाया दैट्स लाइक अ ग्रॉस डायलिटेशन दैट आई हैव सीन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस कब होता है? तो हाइड्रोनेफ्रोसिस इज ऑलवेज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तभी हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए वर्ड लिखा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। वो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है? तो वो मल्टीपल लेवल्स पे हो सकती है। वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो यूरेटर के लेवल पे हो सकती है, वो ब्लैडर के लेवल पे हो सकती है। ब्लैडर कैंसर हो गया तो दोनों यूरेटर्स का आउटपुट जो है ब्लैडर में तो जा रहा है, लेकिन आगे तो यूरिन पास ही नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी पेशेंट को यूरेटर के लेवल पे या ब्लैडर के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, तो इस हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले पेशेंट्स में हम यहाँ पर एक पिगटेल कैथेटर डाल देंगे, जिसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पिगटेल कैथेटर जो डाला जाएगा, ये यूरिन को ड्रेन करने में हेल्प करेगा। तभी हम नोटिस कर रहे हैं कि इस पेशेंट में ये पिगटेल कैथेटर यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, और ये जो कैथेटर है ये एक बैग में ड्रेन कर रहा है, ड्रेनेज बैग। तो हम साइड में ये बैग लगा देंगे, ये पेशेंट इसको जब भी चाहे तो एम्प्टी कर सकता है। व्हेनेवर द बैग इज मोर देन हाफ फुल, वी विल टेल द पेशेंट टू एम्प्टी द बैग। सो बेसिक पॉइंट है कि अगर किसी पेशेंट में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। उसके इलाज के लिए जो मेन ट्रीटमेंट है वो है नेफ्रोस्टमी ट्यूब। नेफ्रोस्टमी ट्यूब, नेफ्रो मतलब किडनी, स्टोमी मतलब यहाँ पे आपने होल बना के यूरिन को ड्रेन कर दिया, यूरिन ड्रेन्स इनटू अ बैग। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन दैट आई डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, जहां पे किडनी में ऐसे मल्टीपल, पूरी किडनी देखिए ना, पूरी स्टडेड विद ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे फोड़े, फुंसियां निकली हुई है किडनी के ऊपर। दीज आर लाइक, दिस इज डैमेज्ड पार्ट ऑफ द किडनी। ये जो डैमेज पार्ट है ये क्योंकि कंट्रीब्यूट नहीं करता जीएफआर के लिए, इसलिए इनका केएफटी हमेशा आपको रेंज मिलेगा। इनमें यूरिया क्रिएटिनिन की जो वैल्यूज है वो हमेशा हमेशा एलिवेटेड होती है, और जैसे जैसे यूरिया बढ़ेगा तो इन पेशेंट्स को यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, एंड स्टेज रेनल डिजीज हो सकता है, लेकिन हम उससे पहले ही इंटरवेंशन करके इन पेशेंट्स का एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपने सीखने गए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। कीप लर्निंग, कीप द प्रेशर ऑन, इसी तरीके से नए नए डिजीजेस को सीखते रहिए, एंड यू विल डू ग्रेट इन योर करियर्स।